हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में, कि भाई एग्रीकल्चर से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है या किस किस को फ़ायदा हो रहा है। तो ये 9 पॉइंट्स हमने किए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स अब इंडियन एग्रीकल्चर में क्या था, क्या है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट, यानी कि जो आपने प्रोड्यूस किया, जितनी भी फसल आपने उगाई पर हेक्टेयर लैंड पे, वो कितना आउटपुट बन के तैयार हुआ। तो इन्होंने कहा बहुत ही कम था। किससे? अगर हम कंपेयर करें जो देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। इन्होंने, क्योंकि देखो फीचर्स का मतलब होता है कि दूसरी कंट्री से खुद को कंपेयर करना कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर लैंड, वो एज़ कंपेयर टू एडवांस नेशन, यानी कि जो देश हमारे से आगे जा चुके हैं उनसे ज़्यादा बहुत पीछे थे हम। जैसे कि इसमें आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी। अगर राइस की बात करें, देखिए इंडिया, चाइना, वियतनाम एंड वर्ल्ड की एवरेज दी हुई है आपको। तो हमारा 3.6 है प्रोडक्टिविटी और इनकी 6.8, इनकी 5.8। ऐसे ही वीट की देखो, इंडिया की 3.1 है और ये कहाँ 6.5 और ये 9.0। मेज़ की देखिए 2.6। तो ये डाटा आपको, ये डाटा क्या है? एक्चुअल डाटा है जो रिकॉर्ड किया गया है सभी देशों में कितनी कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही थी इन फसलों की। तो जब हमने देखा तो हमें पता चला कि जो हमसे एडवांस नेशन है उनमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमसे ज़्यादा हो रही थी। तो एक फीचर हमारा क्या हुआ? लो प्रोडक्टिविटी। तो इसमें देखो और क्या कह रखा है इन्होंने, लो प्रोडक्टिविटी किसका साइन है? बैकवर्डनेस का। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी किसी कंट्री से कम है, दैट मीन्स हम उनसे पीछे हैं। सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर क्या जनरेट कर रहा है? डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। बैकवर्डनेस द एग्रीकल्चर इम्प्लाइज, देखो आपने कल पढ़ा था इंपॉर्टेंस में कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। किसको देता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अगर एग्रीकल्चर ही बैकवर्ड है, दैट मीन्स इंडस्ट्री की ग्रोथ भी कैसे हो रही है? स्लो। क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा तो इंडस्ट्री भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। तो इन्होंने बोला कि जो लो प्रोडक्टिविटी है वो किसका साइन है? कि हम पिछड़े हुए हैं। कह रहे हैं अगर हमारा बैकवर्डनेस है एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ भी क्या होएगी? स्लो। हो गया क्लियर आपको ये सब? ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का आपका होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं, दिखने में हमें दिख रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में उनकी वहाँ पे नीड नहीं है। सपोज करो ये एक खेत है, ठीक है, इसमें काम करने के लिए मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए, पर यहाँ पे काम कितने लोग कर रहे हैं? 5 लोग। मम्मी, पापा, भाई, बहन और साथ में एक जना और काम कर रहा है। जो ये 3 जने हैं, यानी कि खेत को तो मम्मी पापा भी संभाल सकते हैं। जो ये भाई बहन 3 जने काम कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे काम नहीं भी करेंगे तो भी इतने ही टाइम में इतनी फसल उग जाएगी। एक बात बताओ, जो काम सेम टाइम में और सेम हमें आउटपुट मिल रहा है कम लोगों से, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं है ना जरूरत इनकी, यानी कि ये तो बेरोजगार है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है इन तीनों को कहीं पे नौकरी नहीं मिली, तभी तो अपने माँ बाप के साथ ये खेतों में जाने लगे। वरना अब तक भी तो ये खेत कौन संभाल रहा था? इनके माँ बाप ही तो संभाल रहे थे। ये तीनों बच्चे पढ़ लिख लिए, इनको नौकरी मिली नहीं, इन्होंने कहा चलो खेत में ही जाना शुरू कर दें। खेत में जाना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि इनको नौकरी मिल गई है। इनका तो कोई खेत में काम ही नहीं है, बस ये तो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही हेल्प करा देंगे। तो इसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जहाँ पे हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है पर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है हिडन एम्प्लॉयमेंट की। ये कब अक्कर होती है? जब नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड हो एक पीस ऑफ लैंड पे जो कि हाइयर हो। नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड यानी कि जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा है। किससे? एक्चुअल नीड से। मैंने कहा ना एक्चुअल में चाहिए 2, काम कर रहे हैं 5। इवन व्हेन सम आर विड्रॉन, किसी को कह रहे हैं इनमें से अगर मैं इनको में से चाहे 1 को निकालूँ, चाहे 2 को निकालूँ, चाहे 3 को निकाल दूँ, काम मेरा इफेक्ट नहीं होगा। इन्होंने कहा इवन व्हेन, अगर हम किसी को निकाल भी दें तो भी टोटल आउटपुट हमारा कम नहीं होगा। क्लियरली इन्होंने बोला है कि अगर इनमें से किसी को निकाल भी दें, विड्रॉ भी कर दें, तो भी मेरे आउटपुट में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या दिखाता है?
मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये छिपी हुई बेरोजगारी है, लोग जो काम कर रहे हैं इतने ज़्यादा, ये भी बताता है कि हमारे देश में गरीबी है और देश पिछड़ा हुआ है। तो ये भी फीचर सामने आया। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, यानी कि उस टाइम पे क्या, आज के टाइम पे तो इरिगेशन फैसिलिटी हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पानी मिल जाता है खेतों में। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। अगर अच्छी बारिश आएगी तो अच्छी फसल होएगी। सब कुछ किस पे डिपेंड था? बारिश पे। मतलब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या थी? अनसर्टेन थी, कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि बारिश अच्छी आई तो फसल अच्छी होगी, बारिश बुरी आई तो फसल खराब हो गई। तो जो वॉलेटाइल फार्म आउटपुट था, वो वॉलेटाइल फार्म इनकम, यानी कि जितना इफेक्ट होगा वैसी बात है इनकम पे भी इफेक्ट होगा। तो ग्रोथ भी हमारी क्या थी? स्टेबल नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि इस टाइम पे हमारी इनकम होगी भी कि नहीं होगी, कि भाई फसल ऑन द स्पॉट खराब हो रही है, पानी नहीं मिल पा रहा। सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखो हम शुरू से ही 2 वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। कमर्शियल क्या होता है कि आप जो भी उगा रहे हो उसको मार्केट में बेचोगे। सबसिस्टेंस, आपने जो भी उगाया सिर्फ खुद के यूज़ के लिए। तो फार्मिंग इन इंडिया उस टाइम पे हमारी क्या थी? मेन सबसिस्टेंस ओरिएंटेड थी। मतलब इतना उगाना है खुद के लिए, बेचने के लिए नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि आप खुद को सिक्योर कर रहे हो, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर रहे हो, आपको पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? जो फार्मिंग है इंडिया में इज़ नॉट मच कमर्शियल, इतनी ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। मतलब नॉट मच फॉर सेल, बेचने के पर्पस से नहीं है। सबसिस्टेंस फार्मिंग फेल्स टू जनरेट, इससे हम कोई सरप्लस नहीं कमा सकते, क्योंकि जब हम बेच ही नहीं रहे तो सरप्लस कहाँ से कमाएंगे? जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या है? स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब हमने किया था ना, रुक गया, मीन्स नो ग्रोथ। क्लियर है सबको? तो अब तक हमने कितने पॉइंट पढ़े? 4, कि प्रोडक्टिविटी कम थी दूसरे देशों से कंपेयर करें तो, छिपी हुई बेरोजगारी थी, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बारिश पे निर्भर थी, बारिश आई तो ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, उनको पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं था, कुछ बेचने से नहीं था, कुछ उनको सरप्लस नहीं रखना, जितना कमाया फैमिली की नीड्स पूरी की। फिर लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट का मतलब क्या है? मशीनें। उस टाइम पे कुछ भी इनके पास नहीं था, ना मशीनें थी, ना पेस्टिसाइड, ना इंसेक्टिसाइड, ना केमिकल फर्टिलाइजर, इस तरह का इनके पास कुछ भी नहीं था। आज के टाइम पे तो है ना। इट इज़ ओइंग, जिसकी वजह से क्या था? पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, गरीबी बढ़ती जा रही थी, और ये लो प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी इस वजह से, जिसके कारण बैकवर्डनेस आ रहा था। स्मॉल होल्डिंग मतलब लोगों के पास जो खेत थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मशीन चलाएं भी तो चलाए कैसे? छोटी सी जगह है। तो ये भी एक बाधा बन के, हिंड्रेंस, यानी कि हमारी ग्रोथ में बाधा बनी थी। क्यों? क्योंकि यूज़ ऑफ जो मशीन है वो मुश्किल था, इतनी छोटी छोटी जगह पे मशीन का यूज़ करना, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, यानी कि जब लैंड ही कम है तो वैसी बात है कि आप अपनी फैमिली के लिए उगाओगे, आपके पास जगह ही नहीं है कि आप बेचने के पर्पज़ से करो, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस में जाएगा, ना कि प्रॉफिट के पर्पज़ से। फिर इन्होंने कहा लैंड होल्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट। अब देखो, जिन लोगों के पास मशीन नहीं होती थी वो दूसरों के अंडर काम करते थे, तो ह्यूज एरिया आर कल्टिवेटेड, टेनेंट्स के द्वारा कल्टिवेट किया जाता था, ऑनर नहीं। मानो ये ज़मीन है, इस ज़मीन की ऑनर तो मैं हूँ, ठीक है, ऑनर कौन हूँ? मैं, और टेनेंट आप हो, किराएदार लगा लो खुद को, ठीक है। आप मेरी ज़मीन पे यहाँ पे काम कर रहे हो, तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहते ही हैं, झगड़े रहते ही हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपको क्या है, मैं आपको बहुत कम पैसा देती हूँ, आपको चाहिए ज़्यादा, तो आपके कुछ लिटल और नो सरप्लस लेफ्ट विद द टेनेंट, तो आपके पास तो कुछ पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि जितना आपको मिलता था वो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से भी एग्रीकल्चर पीछे जा रहा था। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, देखो उस टाइम पे ऐसे होता था और आज के टाइम पे ऐसे कौन यूज़ करता है, ठीक है, बुल्स वगैरह से। आज के टाइम पे तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ठीक है, पहले बुल्स का यूज़ होता था, नॉट ट्रैक्टर्स, ठीक है, ये है। तो इन्होंने बोला कि बल्क ऑफ फार्म स्मॉल, एक तो छोटे साइज़ थे, वहाँ पे मशीन यूज़ नहीं हो पाती थी, ठीक है, पॉपुलेशन पुअर थी, गरीब थी, तो टेक्नोलॉजी का उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो कल्टीवेटर्स कैटल पावर, यानी कि ये बुल वगैरह का इनका यूज़ करते थे या खुद करते थे मशीनों की जगह, ना तो ट्रैक्टर थे ना कोई हार्वेस्टर मशीन थी, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या थी? कम। तो ये सारे फीचर मिलके हमें क्या बता रहे हैं, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है कि इंडियन का जो एग्रीकल्चर था बैकवर्ड था, ठीक है, और डिस्पाइट, हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस थी इकोनॉमी में, फिर भी बैकवर्ड था, क्योंकि सिग्निफिकेंट सेक्टर है, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड है और ये कॉन्टिन्यू बैटल बैकवर्ड,
मतलब और वो हो रहा है और हम इससे लड़ रहे हैं आगे बाहर आने के लिए। आई होप आपको ये फीचर्स समझ आए होंगे। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। किसी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।